सौम्या कई सालों बाद अपने घर लौटी थी। उसने देखा कि उसके कस्बे से रोज रात एक लड़की बंद फैक्ट्री की तरफ जाती और सुबह लौटती तो उसकी हालत ऐसी होती जैसे उसके साथ वो सब हुआ हो। एक दिन उसने अपनी सहेली को जाते देखा। सौम्या पीछे गई तो दंग रह गई। वहाँ चार आदमी उसके साथ। सौम्या अपनी पढ़ाई और कोर्स कंप्लीट करके 7 सालों के बाद अपने शहर, अपने कस्बे में लौटी थी। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और सौम्या ही थे, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में उसकी माँ ने उसे दूसरे शहर भेज दिया था। इतने सालों बाद सभी से मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी माँ उसके वापस लौटने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सब कुछ उसे अपने कस्बे में बदला बदला सा लग रहा था। उसके आसपास के जो लोग थे वह भी उसे देखकर अजीब तरह से मुंह लटकाए हुए थे। उसे यह सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग उसे देखकर खुश क्यों नहीं हैं। जब उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे कोई गलतफहमी हो रही है। सौम्या ने अपनी माँ से कहा कि वो कुछ महीने यहाँ पर रहेगी और उसके बाद वो शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेगी। उसके बाद वो अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाएगी। उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम इतने महीने यहाँ पर रहकर क्या करोगी, इससे अच्छा है तुम अभी जाकर वहीं पर नौकरी करने लगो। तो सौम्या ने कहा, अभी मेरी डिग्री मेरे हाथ में आई नहीं है। जब तक मेरी डिग्री मेरे हाथ में नहीं होगी कोई भी मुझे अच्छी नौकरी नहीं देगा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। कुछ देर के बाद सौम्या की माँ कहने लगी कि तो तुम यहाँ लौट कर आई ही क्यों? इससे अच्छा तो जब तक तुम्हारी डिग्री तुम्हें नहीं मिलती तुम वहीं अपने हॉस्टल में ही रहती। यहाँ क्या है, गांव का माहौल है जो तुम्हें रास नहीं आएगा। उसने हंसते हुए अपनी माँ से कहा, कैसी बातें कर रही हो आप? सिर्फ 7 साल ही तो शहर रहकर आई हूँ, उससे पहले तो बाकी के इतने साल मैं इसी जगह पर ही तो बिताए हैं। तो भला यह जगह रास क्यों नहीं आएगी? सौम्या की माँ कहने लगी कि तू समझती नहीं है, जब शहर में रहने लग जाओ तो वहीं की आदत पड़ जाती है। उसने कहा, पड़ जाती होगी जिन्हें पड़ती है, लेकिन मुझे ऐसी कोई आदत नहीं लगी है। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जो अपनापन मुझे यहाँ महसूस होता है वह वहाँ शहर में थोड़ी ना होता है। और फिर इतने सालों से मैं तुमसे दूर हूँ, कम से कम अब कुछ महीने तो तुम्हारे साथ रहूँगी। उसकी माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ना जाने क्यों सौम्या को अब यह लगने लगा कि ज़रूर ऐसी कोई बात है जिसे लेकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए वह उसके यहाँ आने से खुश भी नहीं है। जब उसने खाना खा लिया तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली सोनी से मिलने जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने उसे रोक दिया। उसकी माँ ने कहा, अब शाम हो गई है, इसीलिए घर से बाहर कदम नहीं रखना। उसने कहा, शाम ही तो हुई है, कौन सी आधी रात हो गई है, और फिर उसका घर तो 2 घर छोड़कर ही है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी ना सुनी और उन्होंने उसे सोनी के घर उससे मिलने जाने ही नहीं दिया। वह सौम्या से बोली कि जब सुबह हो जाए तब तुम उससे मिलने चली जाना। उसे अपनी माँ की इस तरह की अजीब जिद देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर वो चुपचाप उस रात लेट कर सो गई। अगली सुबह जब वो तैयार होकर सोनी के घर जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे एक बार फिर से रोक दिया। सौम्या ने कहा, रात में तो तुमने कहा था कि सुबह मैं जा सकती हूँ, लेकिन अब तुम फिर से मुझे रोक रही हो, आखिर बात क्या है? उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम थोड़ी देर अंदर बैठो, मैं अभी बाहर से होकर जब आऊँ तब उसके बाद तुम सोनी के घर जाना। वो चुपचाप वहीं बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब उसकी माँ बाहर से आई तो उससे बोली कि जाओ अब तुम सोनी से मिल आओ जाकर, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा वहाँ मत रुकना। उसने कहा कि मैं इतने सालों बाद अपनी सहेली से मिलूंगी और सिर्फ 10 मिनट के लिए ही उससे बातें करूंगी। आज तो मैं उससे जी भर के ढेर सारी बातें करूंगी जिसमें मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय लग जाएगा। उसकी इस बात पर उसकी माँ बुरी तरह से उस पर चिल्लाने लगी कि तू अब बड़ी हो गई है, इसीलिए मेरी
एक भी बात नहीं सुनती। मैंने तुझे कहा ना कि सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठकर ही वहाँ से आ जाना। सौम्या ने अपनी माँ से कहा कि आप मुझसे इस तरह की जिद क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टा रोने लगी। बोली, तू अब मेरी कोई बात नहीं मानती। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा, ठीक है, मैं 10 मिनट बाद ही लौट आऊँगी। वो सोनी के घर गई। उसे देखकर सोनी हैरान रह गई और खुश होकर उसके गले से लग गई। वो उसके लिए चूड़ियाँ लेकर गई थी जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसकी छोटी बहन अब काफ़ी बड़ी हो गई थी। वो वहीं बैठकर उससे बातें करने लगी, लेकिन ना जाने क्यों सोनी उसे कुछ परेशान सी लग रही थी। उसने उससे कहा कि मैं तुझे इतने सालों बाद मिली हूँ पर तू मुझे देख खुश नहीं लग रही, आखिर बात क्या है। तो वह उससे कहने लगी, सौम्या, तू यहाँ लौट कर आई ही क्यों? तू तो वहाँ आराम से शहर में पढ़ रही थी ना, तो तुझे यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? सौम्या ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताऊं। उसके बाद तो मुझे नौकरी के सिलसिले में दोबारा शहर जाना ही पड़ेगा। सोनी कहने लगी, हाँ तो तुझे अभी भी वहीं रहना चाहिए था। यह सुनकर वो बुरी तरह से झुंझला उठी। उसने कहा, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? मेरे यहाँ आने से कोई खुश ही नहीं है। उधर माँ है कि वह भी बार बार यही रट लगाए हैं कि मैं यहाँ क्यों आई, और तू भी मुझसे इसी तरह की बातें कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग तो मुझे चाहते ही नहीं हो, जबकि मैं तो तुम लोगों से मिलने के लिए कितनी उतावली थी, पर तुम लोगों को तो मेरे आने की कोई खुशी ही नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ ना आने की हिदायतें दिए चले जा रहे हो। सौम्या को नाराज होता देख सोनी कहने लगी कि देख सौम्या, मेरी बात का बुरा मत मान, लेकिन बस मैं यह सब तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। उसने कहा, मेरा भला? आखिर कौन सा भला? क्या बात है जो तुम लोग इतना परेशान लग रहे हो? तो वह कहने लगी कि बात कुछ नहीं है, वह तो हम बस ऐसे ही कह रहे थे। फिर वह कहने लगी कि देख, बहुत देर हो गई है, मैं ज़रा बाहर देख कर आती हूँ, उसके बाद तू अपने घर चली जाना। सौम्या ने कहा कि तुझे मुझसे बातें नहीं करनी? तो बोली, बातें हम फिर कभी कर लेंगे, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनकर वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगी तो सोनी ने उसे रोक दिया। उसने कहा, पहले मैं बाहर जाऊँगी और जब मैं तुझे बाहर आने को बोलूँ उसके बाद ही तू आना। सौम्या को तो यह सब समझ ही नहीं आ रहा था कि यह लोग इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उधर जब वो सोनी के घर आने को थी तब उसकी माँ ने भी यही कहा था कि पहले वह बाहर जाएंगी उसके बाद ही उसे जाने को मिलेगा, और इधर जब वो अपने घर जाने को है तब सोनी भी यही कह रही है कि पहले वह बाहर जाएगी उसके बाद ही उसके कहने पर वो बाहर निकले। आखिर बाहर ऐसा क्या है? थोड़ी देर के बाद जब सोनी ने बाहर आकर उसे घर जाने को बोला तो वो बिना उससे बात किए गुस्से में अपने घर जाने लगी और आसपास अपनी नज़र दौड़ाने लगी। लेकिन बाहर तो उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे उसे किसी भी गड़बड़ का अंदेशा हो। हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ था। उसकी समझ से बाहर था कि यह लोग इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों कर रहे हैं। सौम्या ने घर जाकर देखा तो उसकी माँ उसका ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह उसे देखकर ऐसे खुश हो गई जैसे उसकी जान किसी ने बख्श दी हो। वह उससे बोली, देखो सौम्या, अब तुम आज सोनी से मिल आई हो ना, तो अब घर से बाहर कदम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सोच रही थी कि शाम को मैं बाहर घूमने जाऊंगी। इस पर उसकी माँ फिर से गुस्सा करने लगी। बोली, खबरदार, अगर घर से बाहर कदम भी निकाला तू अब यहाँ जितने दिन भी रहेगी तुझे घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। सौम्या ने कहा, माँ, आप यह किस तरह
तरह की बातें कर रही हो? भला घर के अंदर घुसे घुसे आखिर कौन रह पाएगा? तो उसकी माँ कहने लगी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे कल ही शहर भेज दूंगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपनी माँ से कहा, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के पीछे आप गुस्सा कर रही हो। आखिर ऐसा क्या हो गया है उसके बाहर जाने से? आखिर ऐसा क्या होगा? तो उसकी माँ कहने लगी, अब एक भी सवाल नहीं, बस तू मेरी प्यारी बेटी है ना, अपनी माँ की बात मानेगी ना? सौम्या ने कहा, हाँ माँ, मैं आपकी ये बात मानूंगी। तो उसकी माँ ने कहा कि आज के बाद तू कभी भी घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। सौम्या ने कहा, ठीक है माँ, मैं यहाँ जितने दिन भी रहूँगी घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। उसकी बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए और उन्होंने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। लेकिन अब उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल चलने लगे थे कि आखिर यह सब क्या है और क्यों है? यह लोग बाहर जाने को लेकर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह सब तो आराम से बाहर घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसके बाहर जाने से ऐसा कौन सा भूचाल आ जाएगा? खैर, अपनी माँ की खुशी के लिए सौम्या ने उनकी बात मान ली और घर के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। अब उसने एक बार फिर से पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिन नौकरियों में वो अप्लाई करती थी उनमें से कुछ में एग्ज़ाम होते थे और इंटरव्यू होते थे जिनके लिए तैयारी करनी पड़ती थी। इसीलिए वो रात को बैठकर पढ़ने लगी। पहली ही रात जब वो बैठकर चुपचाप पढ़ रही थी तो उसे अपनी खिड़की के सामने से कोई गुजरता हुआ दिखा। उसे लगा, इतनी रात को आखिर इस तरफ कौन जा रहा है? दरअसल उसका घर कस्बे के सबसे आखिरी छोर पर था और उसके बाद सड़क के उस पार पूरा वीरान जंगल था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए जब उसने उस तरफ किसी को जाते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। सौम्या ने जब झांक कर देखा तो उसे कोई लड़की सड़क के उस पार जंगल के अंदर जाते हुए दिखाई दी। वो सोचने लगी कि आखिर इतनी रात को उस लड़की को जंगल में ऐसा क्या काम आ पड़ा, इसे डर नहीं लग रहा है? खैर, उस दिन उसने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब उसने देखा कि रोज़ रात को एक लड़की उस जंगल की तरफ जाती थी तब उसे यह सब बहुत अजीब लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके कस्बे की लड़कियां रोज़ रात को जंगल की तरफ क्या करने जाती हैं। जब उसके सवालों का जवाब उसे खुद से नहीं मिल पा रहा था तो उसने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बुरी तरह से घबरा गई और कहने लगी कि यह उसकी गलतफहमी है। सौम्या ने कहा, गलतफहमी एक दिन होती है, हर रोज़ नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से हर रोज़ एक लड़की को खिड़की से सड़क के उस पार जंगल की तरफ जाते देखा है। उसकी इस बात पर उसकी माँ बुरी तरह से गुस्सा करने लगी और उन्होंने उस खिड़की को बंद कर दिया और बोली, आज के बाद इस खिड़की को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सौम्या ने कहा, यह तो मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ। आप मुझे बताती क्यों नहीं है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? लेकिन उसकी माँ ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और वह बाहर से दरवाज़ा बंद करके चली गई। यह सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत उलझन पैदा कर रही थी। सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है और उसकी माँ उससे क्या छुपा रही है। एक तो वो कोई भी चीज़ खुद से पता नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ का उसकी वजह से दिल दुखे। ऊपर से उसकी सहेली सोनी, वह तो इतने दिनों में उससे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई, जो अपने सवालों का जवाब वो उससे ही मांग सकती। कभी कभी तो उसके मन में ख्याल आता कि इससे अच्छा तो वो यहाँ लौट कर आती ही नहीं, वहीं बनी रहती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि यहाँ आकर तो कई सारे सवालों ने उसे घेर लिया था जिनके जवाब ना तो उसे कोई दे रहा था, ना ही वो खुद से उन्हें ढूंढ पा रही थी। अगली रात जब वो पढ़ने बैठी तो उसने देखा कि उसकी माँ गहरी नींद में सो रही हैं। इसीलिए सौम्या ने धीरे से खिड़की खोल ली, क्योंकि जिज्ञासा के कारण उससे रहा ही नहीं गया। उसके बाद जो उसने देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि आज जो लड़की जंगल की तरफ जा रही थी वह और कोई नहीं, उसकी सहेली
अकेली सोनी ही थी। सोनी को देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई कि आखिर आज वह क्यों अंधेरी रात में जंगल की तरफ जा रही है। आखिर ऐसा क्या है। अब वो खुद को रोक नहीं सकी और चुपके से कुंडी खोलकर बाहर निकल गई। वो दबे पांव सोनी के पीछे पीछे चलने लगी। सोनी उस घने अंधेरे जंगल के अंदर चलती ही चली जा रही थी। एक बार तो जी चाहा कि वो उसे आवाज़ लगाकर रोक ले और उससे पूछे कि आखिर वह कहाँ जा रही है, लेकिन अब सौम्या इतना तो समझ चुकी थी कि यह लोग उसके किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे पूछने से तो नहीं देने वाले। इसीलिए उसने सोचा कि वो चुपचाप पीछा ही करे और देखे कि आखिर यह कहाँ जाती है। काफ़ी देर चलने के बाद सोनी एक फैक्ट्री के सामने जाकर रुकी। दरअसल उस जंगल में एक फैक्ट्री थी जो काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई थी। सोनी उस फैक्ट्री के अंदर जाने लगी। सौम्या को समझ नहीं आ रहा था कि यह इस फैक्ट्री के अंदर आखिर क्या करने जा रही है। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब आगे जो वो देखने वाली है उसे देखकर तो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद सोनी मुड़कर अंदर की तरफ चली गई और उसे कुछ आदमियों के हंसने की आवाज़ आने लगी। सौम्या वहीं पर कुछ देर रुक गई और फिर धीरे से आगे बढ़ी। उसके बाद वहां रखे कबाड़ के पीछे से खड़े होकर वो सामने का पूरा नज़ारा देखने लगी। सोनी जैसे ही वहां पहुंची, वहां सारे आदमी बहुत खुश होने लगे और उन चारों आदमियों ने सोनी को चारों तरफ से घेर लिया। सोनी उनके आगे बार बार हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वह किसी जानवर की तरह उसे घूर घूर कर देख रहे थे और यहाँ वहाँ हाथ लगा रहे थे। वह बेचारी डरी सहमी सी बार बार उनके आगे गिड़गिड़ा रही थी। ऐसा नज़ारा सौम्या ने जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोनी खुद जानबूझकर इन भेड़ियों के पास क्यों आई है। उसके बाद उन आदमियों में इस बात की बहस होने लगी कि कौन पहले सोनी के साथ। फिर उनमें से जो एक गंजा आदमी था वह बोला कि मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, इसीलिए सबसे पहले मेरा ही हक बनता है। और फिर वह सोनी को घसीटकर अंदर वाले कमरे की तरफ ले जाने लगा और फिर तो पूरी फैक्ट्री सोनी की चीखों से गूंज उठी। सौम्या ने अपना मुंह कस के अपने हाथों से दबा लिया था और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका जी तो चाह रहा था कि वो अपनी सहेली को जाकर बचा ले, लेकिन उस वक्त वो इतना ज़्यादा डर गई थी और वो चार आदमी इतने हट्टे कट्टे थे कि उसके अंदर हिम्मत ही पैदा नहीं हुई जो वो उनका मुकाबला करती। उसके बाद उन चारों आदमियों ने बारी बारी से जाकर सोनी के साथ वह सब किया। सौम्या रोते हुए भागती हुई वापस अपने घर की तरफ चली आई। जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ अभी भी सो रही थी। इस बात का उसे सुकून मिला कि उसकी माँ को यह सब पता नहीं चला, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि इतनी रात को वो अकेले जंगल की तरफ गई थी तो ना जाने वह क्या कर बैठती। अब उसके मन में और भी नए सवाल आने लगे थे कि आखिर कस्बे की लड़कियां उस फैक्ट्री में खुद ही उन आदमियों के पास क्यों जाती थीं। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, इन सब की ऐसी क्या मजबूरी है। क्या इसीलिए उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकलने को मना कर रखा है। उस पूरी रात वो चैन से सो नहीं पाई। वो बार बार यही सोच रही थी कि सोनी का आखिर क्या हाल हुआ होगा। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उसकी आंखें जैसे ही खुली उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल सोनी का ही आया। उसने कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर वो भागकर सोनी के घर पहुंची। उसकी माँ ने जब उसे बाहर जाते देखा तो वह भी उस पर चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने को। लेकिन सौम्या ने उस वक्त अपनी माँ की एक बात ना सुनी और वो तुरंत ही सोनी के घर पहुंची। वहां जाकर जब उसने सोनी का हाल देखा तो उसके होश उड़ गए। वह बिस्तर पर पड़ी दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी। उसके सारे कपड़े फट चुके थे और पूरा शरीर जगह जगह से लहूलुहान था। उसे देखकर सोनी बुरी तरह से रोने लगी। सौम्या उन लोगों से बार बार पूछती रही कि आखिर यह सब क्या है और क्यों है, पर वह सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं बोल रहे थे। उसकी माँ ने भी जब
सोनी की यह हालत देखी तो वह भी रोने लगी और वह सौम्या को वहाँ से वापस घर बुला लाई। उसने अपनी माँ से कहा, कम से कम अब तो मुझे बताओ कि यह सब क्या है, लेकिन उसकी माँ उसे अब भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि आपको क्या लगता है मुझे यह सब नहीं पता। फिर रात वाला पूरा वाकया उसने अपनी माँ को साफ साफ बता दिया। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बुरी तरह से घबरा गई, उस पर चिल्लाने लगी कि मैंने तुझे मना किया था, इसके बावजूद भी तू घर से बाहर निकल कर क्यों गई। सौम्या ने कहा कि आप तो मुझे कुछ बता नहीं रही थी, तो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ा। अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो मैं बाहर निकल कर ना जाती। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, अगर मैं तेरे सवालों का जवाब दे दूंगी तब तो तू आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी ना। सौम्या ने कहा, नहीं निकलूंगी, लेकिन पहले आप मुझे साफ साफ बताइए कि यह सब क्या हो रहा है। उसके बाद उसकी माँ ने उसे जो कुछ बताया वह सुनकर वो दंग रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज हमारे देश में जब लोकतंत्र है तब कुछ लोग कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसकी माँ ने कहा कि यहाँ का जो नेता है उसने अपने कुछ लोकल गुंडों को यहाँ पर अपने अवैध कामों के लिए रख रखा था, क्योंकि यहाँ पर उसकी अच्छी खासी धाक जमी हुई है। किसी भी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं है जो उसके खिलाफ जा सके, इसीलिए उसके जितने भी गैर कानूनी धंधे हैं वह सब इसी जगह से चलते हैं। शुरू शुरू में तो यह गुंडे हम लोगों पर सिर्फ अत्याचार ही करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने इस तरह की शर्त रख दी कि रोज रात को किसी एक घर से एक लड़की या औरत को इनको खुश करने के लिए फैक्ट्री में जाना ही पड़ेगा, और अगर किसी ने भी इस बात से इनकार किया या इनका विरोध किया तो हम सबकी लाशें बिछा दी जाएंगी। सौम्या ने कहा, आप में से किसी ने भी पुलिस में शिकायत नहीं की। तो उसकी माँ ने कहा कि तुझे क्या लगता है कि हम सब ने ऐसा नहीं किया होगा। जब हम लोगों ने इसकी शिकायत की तो पुलिस वालों ने उल्टा हमें ही डरा धमका कर वापस भेज दिया, और उनकी शिकायत करने की जो हम लोगों ने हिम्मत दिखाई उसका खामियाजा हमें गांव के कुछ लोगों की जान के बदले में चुकाना पड़ा। अब यहाँ पर इन लोगों का जंगल राज चलता है। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी पुकार सुने, जो हमारे लिए खड़ा हो, जो हमें न्याय दिलाए। हम सब इनका अत्याचार झेलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इस पूरे कस्बे को यह जलाकर शमशान बना देंगे। इसीलिए यहाँ की सभी औरतों ने अपने अपने घरों को बचाने के लिए यह फैसला लिया कि वह अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर अपने घर वालों की जान की रक्षा करेंगी। यह सब सुनकर सौम्या के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। आखिर यह सब क्या था? ऐसा अन्याय तो उसने आज तक जीवन में कभी भी नहीं देखा था। उसने अपनी माँ से कहा, लेकिन अगर कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और उनका यह बहसीपन झेलते रहेंगे? हमें खुद उनके खिलाफ खड़ा होना होगा और उन्हें जड़ से उखाड़ देना होगा। उसकी बात पर उसकी माँ उस पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी, बोली, खबरदार, जो तूने कोई भी गलत कदम उठाया, तुझे क्या लगता है तू अकेली उनका मुकाबला कर लेगी? यहाँ कोई नहीं है जो उनका मुकाबला कर पाया हो और तू अकेली उन्हें जड़ से उखाड़ देगी। उसने कहा, मैं अकेले यह काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं तो हम उन्हें हरा देंगे। उसकी माँ ने कहा, कौन सब? तुझे क्या लगता है कि यहाँ के लोग तेरा साथ देंगे? कोई तेरा साथ नहीं देने वाला, इसीलिए चुपचाप घर के अंदर बैठ। जितने दिन यहाँ रहना है रहे, उसके बाद शहर के लिए चली जा और यहाँ वापस लौटकर कभी मत आना। सौम्या ने अपनी माँ से कहा, लेकिन अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप होता है। उसकी माँ ने कहा, अपना यह किताबी ज्ञान मेरे सामने मत झाड़। जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही कर, नहीं तो मेरी उस बात को ध्यान रखना। वो उस रात एक भी पल चैन से ना रह पाई। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। सोनी का हाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर यह सब लोग ऐसा अन्याय कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? अगली
सुबह जब वो अपनी टेबल को साफ कर रही थी तो उसने खिड़की से देखा कि एक छोटा सा पिल्ला उसके पैर में चोट लगी हुई थी। वह बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि यह सड़क के बीचों बीच में है, अगर कोई गाड़ी निकली तो कहीं वह इसे रौंद ना दे, इसीलिए उससे रहा नहीं गया और वो निकल कर घर के बाहर चली गई। और जब पिल्ले को एक तरफ सड़क के बगल में रख दिया, लेकिन वो जैसे ही खड़ी हुई उसके तो होश ही उड़ गए। उसके पीछे वही चारों गुंडे खड़े हुए थे जिन्होंने उस रात सोनी के साथ, वह उसे देखकर बहुत ही घिनौनी तरीके से अपने दांत निकाल रहे थे और उसकी तरफ देखते हुए बोले, यह तो हमें नया माल लग रहा है जिसके बारे में हमें तो पता ही नहीं था, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। सौम्या ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर मेरी तरफ आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वह उससे नहीं डरे। वह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। उसने भागना शुरू किया और घर के अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, पर वह उसका दरवाज़ा पीटते ही चले जा रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वह बाहर से बहुत ही वाहियात बातें करते जा रहे थे जिसे सुनकर उसके अंदर डर और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन फिर उसे यही लगा कि अगर आज वो भी इनसे डर गई तो कस्बे के लोगों में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इन लोगों की हिम्मत आज इसलिए इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी भी इनका मुकाबला नहीं किया। कुछ ही देर में वह लोग दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर आ गए और उसे आवाज़ दे देकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। लेकिन उसने भी अब ठान लिया था कि मैं इन्हें आज सबक सिखाकर रहूंगी। जैसे ही उन्होंने उसे अपने सामने खड़ा देखा, वह उसकी तरफ किसी भूखे भेड़िए की तरह दौड़े। सौम्या ने तुरंत ही पीछे से प्लेट में भरी हुई मिर्च उठाकर उन चारों के ऊपर उड़ेल दी। उन सब की आंखें मिर्च के तीखेपन की वजह से जलने लगी। वह बुरी तरह से बिलबिलाने लगे और यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। उसके बाद उसने पास में रखा हुआ मिट्टी का तेल उठाया, उन सब के ऊपर उड़ेलने लगी। अपनी पूरी ताकत से वो जितना तेल उन लोगों के ऊपर डाल सकती थी उतना उसने डाला। उसके बाद उसने माचिस की तीली जलाकर उन लोगों के ऊपर फेंक दी। वह यहाँ वहाँ जलने लगे जिसकी वजह से वह बुरी तरह से तड़पने लगे और घर के बाहर दौड़ने लगे। इतनी देर में उसके घर के बाहर उसके कस्बे के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जब उन लोगों ने देखा कि उस अकेली ने उन चारों का यह हाल कर दिया था तो उनके अंदर भी हिम्मत आ गई और जैसे ही वह चारों बाहर निकले उन सब ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। सभी ने मिलकर मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया। लेकिन ना जाने कहां से तभी पुलिस आ गई और वह उन सबको डरा धमका कर उन चारों को वहां से बचा ले गई। उसने कस्बे के लोगों से कहा कि आप लोगों ने आज जो हिम्मत दिखाई है, अगर पहले ही दिखाई होती तो जो कुछ आज तक आपने झेला है वह कभी आपको झेलना नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की हिम्मत तभी बढ़ती है जब वह देख लेते हैं कि सामने वाला हमसे डर गया है। लेकिन हमें कभी भी अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। वो तुरंत ही एक बहुत भारी भीड़ लेकर पुलिस थाने गई और उन चारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का पुलिस पर दबाव बनाया। वैसे तो शायद पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके साथ इतनी बड़ी भीड़ है और सभी लोग बहुत गुस्से में हैं तो मजबूरन उन्हें उन चारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ी। उसके बाद उन चारों पर मुकदमा चलने लगा जिसकी सुनवाई शुरू हो गई थी और वो सब उनके खिलाफ गवाही देने के लिए जाने लगे। जिस दिन अंतिम सुनवाई होनी थी उस दिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो उस गैंग के लीडर को कटघरे में लेकर जाया जा रहा था तो वह उन महिलाओं को देखकर बहुत गलत गलत बातें कहने लगा। पुलिस भी उनके साथ थी और वह भी खड़े होकर हंसकर तमाशा देख रही थी। वह बड़े ही फक्र से कह रहा था कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं अब हर हाल में छूट जाऊंगा और फिर तुम देखना, तुम लोगों ने जो मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है ना, उसका तुम्हें कितना भयानक नतीजा भुगतना पड़े। वह पुलिस वालों के सामने ही खड़ा होकर उन लोगों को धमकी दे रहा था और पुलिस थी कि वह भी उसी का साथ दे रही थी। कुछ देर के बाद जो फैसला आया उसे सुनकर वो सभी दंग रह गए। वह चारों
छूट चुके थे। उसने सही कहा था कि वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो सब हताश निराश होकर वापस अपने अपने घरों को लौट गए। अब सब लोग यही कहने लगे कि हमने इतना कुछ किया लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कानून से मदद मांगने का हमें क्या सिला मिला। सब लोग तो बेगुनाह साबित हो गए और अब वह हमसे बदला लेने के लिए हमारा जो हाल करेंगे उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सभी की यह बात सुनकर सौम्या को बहुत गुस्सा आने लगा। हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी हो सकती है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। आज उसे हर कोई बिका हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब आपको न्याय ना मिले तो उस न्याय को छीन लेना चाहिए। सौम्या का यही सोचना था। उसने सभी से कहा कि हम अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। अगर हमें इंसाफ अदालत में नहीं मिला है तो अब हम खुद से इंसाफ करेंगे, लेकिन उनके जुल्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से सभी के अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी। अगली सुबह जब लोगों के घरों में अखबार पहुंचा तो फ्रंट पेज पर जो बड़ी बड़ी हेडलाइन थी उसे पढ़कर हर कोई थर्राया हुआ था। उस हेडलाइन में लिखा था कि कल रात जब नेताजी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ पुलिस वाले एक जगह पर जश्न मना रहे थे तो अचानक ही वहां पर करीब 200 महिलाओं ने उन लोगों पर हमला कर दिया और बर्बरतापूर्वक उन सभी की हत्या कर दी। वह महिलाएं कौन थीं, कहां से आई थीं, इसके बारे में जांच की जा रही है, लेकिन पता लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उन सभी महिलाओं ने अपने चेहरों को कपड़े से बहुत अच्छी तरह से बांध रखा था, जिससे यह पहचान पाना नामुमकिन के बराबर है कि वह महिलाएं कौन थीं। इतने बड़े हत्याकांड के पीछे कौन लोग थे, इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है ताकि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और इस तरह से जो इंसाफ उन्हें नहीं मिला था वह उन लोगों ने छीन लिया था। उनकी जांच चलती रही और वह अपनी शक के बिना पर उनके कस्बे में आकर पूछताछ करते रहे। सौम्या ने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसे बहुत ही अच्छी सैलरी की एक जॉब मिल गई और वो अपनी माँ को लेकर शहर में ही आकर रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसने अपनी सहेली सोनी और उसकी बहन को भी वहीं बुला लिया और वो सब खुशी खुशी अपने पुराने गमों को भुलाकर एक साथ रहने लगे। दोस्तों, ताकतवर लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कमज़ोर वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, खासकर महिलाओं को वह अपना सबसे आसान शिकार मानते हैं। लेकिन महिलाओं को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ खुद के खिलाफ होने वाले अन्याय के लिए लड़ना चाहिए। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।